नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछले वीडियो में सौर विकिरण यानी सूर्य तप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अगला अध्याय जो आपकी किताब का 10वां अध्याय है, इसमें हम अध्ययन करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों का। कि वायुमंडल में जो परिसंचरण होता है वायु का, ये किस प्रकार से होता है और इस परिसंचरण के द्वारा ये जो मौसम प्रणालियां हैं ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, मौसम प्रणालियों का की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन करेंगे। अब तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। यानी कि जो पवन चलेगी, हवा बहेगी, ये केवल वायुमंडलीय दाब की वजह से बहती है, प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो देखिए, समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, कहां से? समुद्र तल से, और वायुमंडल की अंतिम जो सीमा है वहां तक एक इकाई क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल? एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को क्या कहेंगे हम? वायुमंडलीय दाब। अर्थात समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र तल के ऊपर, समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम छोर तक, समुद्र तल पर एक इकाई क्षेत्रफल पर जो वायु का एक स्तंभ बन गया है, इस स्तंभ के कुल भार को क्या कहेंगे हम? वायु दाब। क्या कहेंगे? समझने की कोशिश करें। ये हमारा समुद्र तल है, इस समुद्र तल के ऊपर एक इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के अंतिम छोर तक, वायुमंडल जहां समाप्त हो रहा है वहां तक एक इकाई क्षेत्रफल पर जो वायु का ये स्तंभ बना है, स्तंभ बन गया ये, इस स्तंभ के कुल भार को, भार कहां लगेगा? समुद्र तल पर। इस कुल भार को क्या कहेंगे? वायुदाब। क्या कहेंगे? वायुदाब। वायुदाब, वायुदाब मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वायुदाब मापी, ठीक है। यह इसका दूसरा नाम है निद्रुव बैरोमीटर। क्या नाम है? निद्रुव बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। ये समझ में आ गया वायुदाब किसे कहेंगे? परिभाषा बन जाएगी, समुद्र तल पर वायुमंडल की अंतिम सीमा पर या अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को क्या कहेंगे? वायुदाब कहेंगे। वायुमंडलीय भार या दाब को मिलीबार या हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। ये इकाई है भाई, वायुदाब की क्या है? इकाई। वायुदाब, जैसे हम लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल इसमें मापते हैं। उसी प्रकार से वायुदाब को किस में मापेंगे? हमें मिलीबार में। किस में मापेंगे? यदि हम बात कहें कि समुद्र तल के ऊपर कितना वायुदाब होता है, तो कितना वायुदाब होता है समुद्र तल पर? 1013.25 मिलीबार होता है। क्या कहेंगे हमें? 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर वायुदाब।
तो क्या हुआ, वो मिलीबार इकाई में मापा। ये वायुदाब की इकाई क्या है, मिलीबार या हेक्टोपास्कल। किस में मापते हैं, हेक्टोपास्कल में मापते हैं। या तो मिलीबार में माप दो या हेक्टोपास्कल में, ठीक है। समुद्र तल के ऊपर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। आपकी जो कक्षा 11 में तो पूछा ही पूछा जाएगा, इसके अलावा आपके भविष्य में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि समुद्र तल का वायुदाब कितना होता है। तो कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है। जैसे मैंने आपको तापमान बताया था कि तापमान घटने की दर क्या है, तो कितनी थी, वो 1000 मीटर के ऊपर कितनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से ये प्रश्न बनता है, ठीक है। किसी भी मानचित्र पर वायुदाब को समदाब अथवा समभार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, समदाब रेखाओं या समभार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी मानचित्र है, उस मानचित्र में हम यदि वायुदाब या वायुदाब को देखना चाहते हैं, किसी क्षेत्र के वायुदाब को, तो उस क्षेत्र के वायुदाब को समदाब रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। समदाब रेखाएं क्या होंगी, समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहेंगे, समदाब रेखाएं। अर्थात समुद्र तल से शुरू करते हैं हम इसको, किससे शुरू करते हैं, समुद्र तल से शुरू या समुद्र तल से समदाब रेखाएं देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए वायुदाब किसी स्थान का कम होता है तो किसी स्थान का वायुदाब क्या होता है, ज्यादा होता है। वायुदाब की दो दशाएं हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। अंतर आएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी वायुदाब में अंतर आएगा और क्षैतिज दिशा में भी वायुदाब में अंतर पाया जाता है। पहली देखते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि वायुदाब की ह्रास यानी कि वायुदाब में कमी किस प्रकार से आती है। वायुदाब के में कमी, एक तो ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचाई से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायुदाब में अंतर आएगा। एक होता है क्षैतिज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, ठीक है। वायुदाब वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है। देखिए जो वायुदाब होता है ये समुद्र तल के ऊपर अधिक होता है, फिर धीरे धीरे हम यदि ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। समुद्र तल है, इस समुद्र तल से यहां पर समुद्र तल के ऊपर तो वायुदाब क्या होगा, अधिक। क्या होगा, अधिक। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। एक चीज और बताई थी मैंने कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में भी क्या आती है, कमी आती है। तापमान में क्या आती है, कमी। तो वायुदाब और तापमान में ऊर्ध्वाधर की ओर चलेंगे तो दोनों में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कमी है वो 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की कमी होगी। यदि हम ऊंचाई के ऊपर जा रहे हैं और 10 मीटर के ऊपर चले गए, हम कितने ऊंचे चले गए, 10 मीटर की ऊंचाई के ऊपर चले गए, तो वायुदाब में कितनी कमी आ जाएगी, 1
मिलीबार की कमी आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात। इसके बाद में हम देखते हैं क्षैतिज दिशा में वायुदाब। देखिए, यदि हम कोई एक स्थान है, यहां पर तापमान क्या है, कम है, ठीक है। एक स्थान है, यहां पर तापमान क्या है, अधिक है। जहां पर तापमान कम है वहां पर वायुदाब क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और जहां तापमान कम होगा, जहां तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक होगा। भाई क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। और जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा, कम। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, क्षैतिज दिशा की। एक बात की मैंने ऊर्ध्वाधर की। ऊर्ध्वाधर में मैंने बताया कि जहां तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब भी क्या होगा, कम होगा। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब भी क्या होगा। देखिए, यहां पर समुद्र तल के ऊपर तापमान क्या था, अधिक। ऊंचाई के ऊपर तापमान में क्या आ गई, कमी। उसी प्रकार समुद्र तल के ऊपर वायुदाब क्या था, अधिक, और ऊंचाई के ऊपर वायुदाब क्या हो गया, कम। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्षैतिज दिशा की। कौन सी दिशा की, क्षैतिज दिशा की। क्षैतिज दिशा में यदि देखें तो जिस स्थान के ऊपर तापमान क्या है, कम है, तो वहां पर तो वायुदाब क्या होगा, अधिक। और जहां तापमान अधिक है वहां पर वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। ऊर्ध्वाधर में तो बराबर समान रहेगा और क्षैतिज दिशा में विपरीत रहेगा। क्षैतिज दिशा में तो क्या होगा, विपरीत। जैसे यहां मैं खड़ा हूं, वहां का तापमान क्या है, कम है, ठीक है। तो यहां पर वायुदाब क्या होगा, उच्च। वायुदाब क्या होगा, उच्च। यदि हम आगे की तरफ देखें, जहां पर आप बैठे हो वहां पर तापमान क्या है, ज्यादा, तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई ये बात। अब बात करते हैं पवन की। किसकी, पवन की। पवन क्यों चली या हवा क्यों चलती है। देखिए, यहां पर क्या था, वायुदाब अधिक था और यहां वायुदाब कम था। यहां अधिक वायुदाब से पवन किस ओर चलेगी, कम वायुदाब की ओर चलेगी। जहां पर वायुदाब अधिक था, अधिक से पवन किस ओर चलेगी, न्यून वायुदाब की तरफ चलेगी हमेशा। ठीक है, इसलिए पवन गति करती है। वायुदाब की वजह से ही पवन क्या करती है, गति करती है। मान लीजिए इस क्षेत्र का वायुदाब और इस क्षेत्र का वायुदाब दोनों क्या हो गए, समान। क्या हो गए, समान। तो पवन चलेगी क्या, नहीं चलेगी। पवन नहीं चलेगी। ठीक है, पवन तभी चलेगी जहां एक स्थान के ऊपर वायुदाब न्यून है और दूसरे स्थान के ऊपर वायुदाब उच्च है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन गतिमान करेगी। समझ में आ गई ये बात। अब देखते हैं हम समदाब रेखाएं कि समदाब रेखाएं क्या होती है। समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को, कहां से, समुद्र तल से। समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, समदाब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं।
ये समान अंतराल पर खींची जाती है। देखिए, मान लीजिए ये समुद्र तल है। क्या कहा मैंने? समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान तापमान मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? समदाब रेखा। यहां पर मान लीजिए वायुदाब है 1013 मिलीबार। कितना है? और ये क्या है? एक समुद्र तल है और बाकी ये स्थलीय भाग है। ठीक है, यहां से मान लीजिए इस स्थलीय भाग के ऊपर, इस स्थलीय भाग के ऊपर भी कितना है? 1013 है। यहां पर भी 1013 है, यहां पर भी 1013 है, यहां पर 1050 है, 1050 है, 1250 है। ठीक है, अब समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को, अब समुद्र तल पर कितना है? 1013। इस क्षेत्र का कितना है? 1013। इसका कितना है? 1013। इसका 1013। तो समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थान, समान वायुदाब वाले स्थान कौन से हो गए भाई? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से ये रेखा निकल गई। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा क्या कहलाएगी? समदाब रेखा। क्या कहलाएगी? समदाब रेखा। समझ में आ गई ये बात? अब बात करते हैं कि समदाब रेखाएं कई बार तो पास पास होती हैं और कई बार दूर दूर होती हैं। वो क्या प्रभाव डालती हैं? यदि समदाब रेखाएं पास पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक और दूर दूर है तो दाब प्रवणता कम होती है। इससे पहले आप देखिए दाब प्रवणता किसे कहेंगे? दाब प्रवणता किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। ये स्थान है, यहां पर दाब मान लीजिए 500 है और ये दूसरा स्थान है, यहां पर दाब प्रवणता क्या है? 1200 है। ठीक है, कितनी है? 1200। ये दाब अलग है और ये दाब अलग है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में जो अंतर आया है उसको क्या कहेंगे? दाब प्रवणता। तो इन दोनों स्थानों की दाब प्रवणता कितनी हो गई? 700। कितनी हो गई? 700। यानी कि 1200 और 500 में कितना अंतर है? 700 का अंतर है, 700 मिलीबार का अंतर है। तो दाब प्रवणता कितनी हो गई? 700 मिलीबार। यही बात कही है, दाब प्रवणता क्या कहलाएगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में अंतर को क्या कहेंगे? दाब प्रवणता। अब यहां पर समदाब रेखाओं में के दूर या अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि समदाब रेखाएं नजदीक नजदीक होती हैं तो दाब प्रवणता क्या होगी भाई? अधिक। और यदि दूर दूर होंगी तो दाब प्रवणता क्या होगी? कम होगी। दूर होंगी तो दाब प्रवणता क्या होगी? कम होगी। देखिए, ये मैंने कुछ समदाब रेखाएं खींची है। ठीक है, दूसरी मैंने
ये समदाब रेखाएं खींच दी मैंने, ठीक है। अब ये समदाब रेखाएं नजदीक है और ये समदाब रेखाएं दूर है, तो इनमें तो दाब प्रवणता क्या है, अधिक, और इनमें दाब प्रवणता क्या है, कम। तो पवन का वेग इनमें ज्यादा होगा या इनमें ज्यादा होगा, पवन का वेग इनमें ज्यादा होगा। अर्थात दूसरी बात ये सामने निकल के आई है कि दाब प्रवणता अधिक होने के कारण पवन का वेग तीव्र होगा और दाब प्रवणता कम होने के कारण पवन का वेग कम होगा, ठीक है। यही बात यहां पर कही गई है कि दाब प्रवणता अधिक होगी तो पवन का वेग अधिक होगा और दाब प्रवणता यदि कम होगी तो पवन का वेग कम होगा। अर्थात समदाब रेखाएं यदि नजदीक नजदीक रहेंगी तो पवन का वेग तीव्र होगा और दूर दूर रहेंगी तो पवन का वेग कम होगा या मंद होगा, ठीक है भाई। अब कम होता है, क्या होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुदाब क्या रहेगा, कम रहेगा। उसका कारण है कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो सूर्य की विकिरण है, किरण है, वो पूरे वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है या ज्यादा सूर्यातप प्राप्त करती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब बनेगा। कैसा वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा, ठीक है। ये देखिए, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र था यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर कौन सी पेटी का निर्माण हो जाएगा, निम्न वायुदाब पेटी का। कौन सी वायुदाब पेटी का हो जाएगा, निम्न वायुदाब पेटी का, ठीक है। इसके बाद में यदि हम ऊपर देखते हैं 60 डिग्री के आसपास, ये जो भूमध्य रेखीय चित्र है, यहां पर तो जो वायुदाब रहेगा वो कैसा रहेगा, निम्न वायुदाब रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 30 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है यानी कि ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहां पर वायुदाब क्या रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि 60 डिग्री के आसपास जो वायुदाब था वो क्या हो जाएगा, निम्न, और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च। ये दोनों ही गोलार्धों में होगा। अर्थात भूमध्य रेखा के पास पास वाला जो क्षेत्र है वहां पर वायुदाब कैसा रहेगा, निम्न। 30 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र है वहां वायुदाब कैसा रहेगा, उच्च। 60 डिग्री वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर वायुदाब निम्न, और फिर जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो क्या रहेगा, उच्च वायुदाब। इनको कहते हैं वायुदाब की पेटियां। क्या कहते हैं, वायुदाब की पेटियां। जैसे इसका नाम हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या हो जाएगा इसका नाम है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है भाई।
फिर ये हो जाएगा उच्च वायुदाब पेटी। क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब पेटी। यानी कौन सी हो जाएगी ये? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी हो जाएगी ये? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। जो ये वायुदाब पेटी रहेगी इसको कहेंगे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। और जो ये उच्च वायुदाब की बन रही है इसको कहेंगे हमें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। समझ में आई ये बात? यानी कि जो ध्रुवीय भूमध्य रेखा के पास में जो वायुदाब की पेटी बन रही है इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसके बाद में बनेगी उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब की पेटी कौन सी कहलाएगी? उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर 60 डिग्री के आसपास बनेगी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और ध्रुवीय क्षेत्रों में बनेगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। समझ में आई ये बात? इसमें जो पवनें चलेंगी यहां पर तो ये पवनें इस तरीके से चलेंगी, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है। जो उपोषण उच्च वायुदाबीय पेटी थी इसमें जो पवनें चलेंगी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी। ठीक है। और निम्न वायुदाब वाली जो उपध्रुवीय पेटी थी उसमें ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। निम्न वायुदाब वाले में यहां पर ये चित्र थोड़ा आपको बाद में समझाएंगे, अलग से जो चित्र आएगा उसमें। ठीक है। यहां पर यही एक बार और समझाना पड़ेगा। ये इसमें यही देख लीजिए अभी आप, जो ये वायुदाब पेटियां हैं ये वायुदाब पेटियां वर्ष में 2 बार खिसक जाती हैं। यानी कि एक तो शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में? और एक ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। किस ओर खिसक जाती हैं? दक्षिण की ओर। यानी कि जब शीत ऋतु आएगी तो ये पेटियां दक्षिण की ओर खिसकेंगी। और यदि ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ये पेटियां कहाँ खिसकेंगी? उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। तो ये कौन सा था? वायुमंडल का क्षैतिज वितरण। अब हम देखते हैं पवनों की दिशा को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि जो ये पवनें चलती हैं इनकी दिशा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पवनों की दिशा को 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पहला तो दाब प्रवणता। कौन सा है? दाब प्रवणता। दूसरा घर्षण बल। कौन सा है? और तीसरा कोरियोलिसिस बल। कौन सा है? कोरियोलिस बल। दाब प्रवणता मैंने आपको बता दी, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग अधिक होगा। दाब प्रवणता यदि कम होगी तो पवनों का वेग कम होगा। पवनों की दिशा को परिवर्तित किया।
दूसरी चीज घर्षण बल। घर्षण बल समुद्र तल के ऊपर कम लगता है। समुद्र तल के ऊपर क्या लगता है? कम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा परिवहन के बारे में, तो परिवहन में जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग स्थल के ऊपर चलते हैं तो घर्षण बल ज़्यादा लगता है। वहीं जो जलयान होते हैं तो जलयानों में घर्षण बल कम लगता है, जिसकी वजह से उनमें खर्चा कम आता है और तीव्र गति से चलते हैं वो। उसी प्रकार से जो वायु है, पवन है, पवन के ऊपर भी क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। अब ये समुद्र के ऊपर तो क्या रहेगा? घर्षण बल कम रहेगा। क्या रहेगा? कम। और स्थल के ऊपर घर्षण बल क्या रहेगा? अधिक रहेगा। अर्थात स्थल के ऊपर जो घर्षण बल लगता है वो 1 से 3 किलोमीटर तक घर्षण बल लगता है। धरातल से 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वायु में क्या होता है? स्थलीय भाग से घर्षण लगता है। अब यदि घर्षण बल लग रहा है तो स्थल के ऊपर वायु तीव्र गति से चलेगी या धीमी चलेगी? यानी इतनी तीव्र गति से नहीं चल पाएगी, यानी कि उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और महासागरों में घर्षण बल नहीं लगने के कारण वायु की गति क्या रहती है? तीव्र रहती है। कैसी रहती है? तीव्र रहती है। समझ में आई? तीसरी चीज हम देखते हैं कोरियोलिसिस बल। ये कोरियोलिसिस बल किस प्रकार से पवन की दिशा को प्रभावित करता है? पहली चीज तो कोरियोलिसिस बल है क्या? कोरियोलिसिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस जो बल है उसको एक विद्वान ने देखा। कब? 1844 में। कब? 1844 में। और उनका नाम था फेरल। क्या नाम था? फेरल। इन्होंने कोरियोलिसिस बल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। देखिए, पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर ही नहीं चलती, वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती है। हमने एक बात कही थी कि पवन क्यों चलती है? वायुदाब के कारण चलती है। यदि वायुदाब जहां उच्च होगा और एक स्थान पे निम्न है तो वायु किस दिशा की ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायु की दाब की ओर। लेकिन फेरल ने यह बताया 1844 में कि वायुदाब जो पवनें हैं वो केवल वायुदाब से ही नहीं विक्षेपित होती, बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी क्या हो जाती हैं? वो विक्षेपित हो जाती है, यानी कि उनकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियोलिसिस बल या प्रभाव कहते हैं। जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें विक्षेपित हो जाती हैं, उनकी दिशा बदल जाती है, उसी को क्या कहा? कोरियोलिसिस बल। समझने की कोशिश करें कि एक बार तो हमने ये कह दिया कि पवनों की दिशा किससे बदलती है? वायुदाब के कारण बदलती है। ठीक है, लेकिन 1844 में फेरल ने यह कहा कि वायुदाब की वजह से ही नहीं, बल्कि एक बल लगता है और वो बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है, जिसको कोरियोलिसिस बल कहते हैं। इसके कारण भी पवनों का क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है, अर्थात पवनों की दिशा बदल जाती है। यह किसने बताया? फेरल ने बताया 1844 में। फेरल ने क्या कहा कि उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं, जबकि
दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। किसकी वजह से? कोरियोलिस बल की वजह से। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में किस ओर घूमेंगी वो? अपने दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर घूमेंगी? अपने बाईं ओर। देखते हैं किस प्रकार से पवनों की दिशा को प्रभावित करता है कोरियोलिस बल। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं, तो ये कोरियोलिस बल किस प्रकार से प्रभावित करेगा? किनको? पवनों की दिशा। देखिए, इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। किसकी वजह से? कोरियोलिस बल की वजह से। जैसे उत्तरी गोलार्ध में पवनें चल रही थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चल रही थी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये पवनें अपने दाहिनी ओर घूम जाएंगी। इस पवन का दाहिनी ओर कौन सा है? इस ओर। तो ये पवन किस ओर घूम जाएगी? इस ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पवन के बाईं ओर, तो बाईं, इस पवन का बायां हिस्सा किस साइड में होगा? इस साइड में। तो ये पवन किस ओर घूम जाएगी? अपने बाईं। ठीक है। कोरियोलिस बल हमेशा याद रखना कि भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल बहुत ही कम लगता है। भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल बहुत ही कम लगता है, और गोलार्ध, जो दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल अधिक लगता है। भूमध्य रेखा के ऊपर तो कैसा लगेगा? कम, और गोलार्धों में कैसा लगेगा? अधिक। कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ठीक है, लेकिन ध्रुवों के ऊपर सबसे अधिक होता है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। 1844 में कोरियोलिस बल के कारण जो पवनें विक्षेपित हो रही थी, इस विक्षेपित को किसने खोजा? फेरल ने। और इसको नाम दे दिया, जो ये घूम रही हैं, किस की वजह से, कौन से नियम की वजह से घूम रही हैं, इस नियम को ही नाम दे दिया फेरल का नियम। क्या नाम दे दिया? फेरल का नियम या फेरल का सिद्धांत। इसको क्या कह दिया? फेरल नियम या फेरल का सिद्धांत। कई बार पूछा जाता है कि फेरल के सिद्धांत के अनुसार या फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा किस ओर हो जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध में किस ओर होगी? पवनों के बाईं ओर, पवन की दिशा के बाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर होगी? पवन की दिशा के दाईं ओर। ठीक है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।